हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल राइट एंड नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यू नो पार्ट्स है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, फंडामेंटल राइट अगर हम बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट। अच्छा, ये पार्ट्स क्या होते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो चीज़ों में डिवाइड है। एक है पार्ट्स और एक है शेड्यूल। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर दूसरा है पार्ट 2, क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी है। तो उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। अलग पार्ट का मतलब होता है कि अलग अलग चैप्टर में वो सारी की सारी चीज़ें डिवाइड है। अब शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल क्या होता है? इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ पार्ट। आप समझ रहे हैं? अटैचमेंट ऑफ पार्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो यूनियन पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 डील विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट? तो सारे के सारे स्टेट का नाम, हमारे 29 स्टेट का नाम आर्टिकल में मेंशन आर्टिकल में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। तो उस तो सारे के सारे स्टेट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, उसको शेड्यूल में डाल दिया गया है, राइट? वो सारी चीज़ें क्या है, शेड्यूल में चलेगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आर्टिकल में दिया गया। तो इसीलिए शेड्यूल शेड्यूल या आप बोल लो एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बोल लो, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द पार्ट, अटैचमेंट ऑफ द पार्ट बोल लो। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी को हम कहते हैं पार्ट एंड शेड्यूल। अच्छा, हम वापस आते हैं फंडामेंटल राइट पे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, जिसको जिसको हम कहते हैं कि हमारा कुछ अधिकार है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। अगर मैं आपसे फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन पूछूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। कोई बताता है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई कहता है इट इज़ अ राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है। तो इसी तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है। लेकिन जो अगर मैं एक्चुअल में डेफिनेशन की मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन है, इट इज़ अ राइट विच इज़ ओनली मेंशन इन पार्ट 3। देखो, फंडामेंटल राइट हम उसी को कहते हैं जो पार्ट 3 में मेंशन है। क्या मतलब हुआ? जैसे बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो कि पार्ट 3 में मेंशन नहीं है, उनका जिक्र कहीं और है। जैसे जो वोटिंग का राइट है, राइट टू वोट, राइट टू वोट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आपका आर्टिकल 324 में मेंशन है। समझ में आया? तो इसी तरीके से फिर उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी है,
और भी बहुत सारे अलग अलग राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग पार्ट्स में मेंशन है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे पार्ट 3 में मेंशन है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। अच्छा, अगर मैं इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूं, फंडामेंटल राइट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखो, सबसे पहले ना क्या हुआ था, हम ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1215 ईस्वी। यहाँ पे ब्रिटिश में एक किंग हुआ करते थे, किंग जॉन। इन्होंने सबसे पहले एक चार्टर निकाला, एक रॉयल चार्टर निकाला। रॉयल चार्टर निकाला जिसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। ये वर्ड असल में बहुत फेमस हो गया बाद में, मैग्ना कार्टा। अच्छा, इसमें इस चार्टर में क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो किंग है, किंग पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। किंग की जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एंड पीपल ऑल्सो हैव राइट्स। तो सबसे पहले जो किंग जॉन ने जो मैग्ना कार्टा जो रॉयल चार्टर निकाला था, उसमें यही बोला था कि भाई किंग इज नॉट एब्सोल्यूट, कि सारा का सारा राइट, सारे के सारे अधिकार सिर्फ किंग के पास है। भाई जो प्रजा है, जो जो वहाँ के लोग हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ राइट्स है। हम, तो इसको हम लोग कहते हैं। तो ये था पहला। और दूसरा इसमें क्या बोला गया, किंग इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ। किंग इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ। मान लीजिए कि अगर कोई, लॉ की नज़र में सब बराबर है भाई, लॉ अमीर गरीब नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता। अगर कोई राजा भी अगर कोई कुछ करता है तो उसके लिए भी वही लॉ अप्लीकेबल होगा जो एक आम जनता के लिए अप्लीकेबल होता है। तो एक फेमस एक वो चीज़ है जिसको हम एक बोलते हैं, लेक्स इज रेक्स। लेक्स इज रेक्स, इसका क्या मतलब हुआ, लॉ इज द किंग। एक होता है रेक्स इज लेक्स, किंग इज लॉ। लेक्स का मतलब हो गया लॉ, रेक्स मतलब होता है किंग। तो हाँ, लेकिन आफ्टर दिस तो ये वाला जो लेक्स इज रिक्स है, ये ये हम फॉलो करते हैं, बट किंग इज नॉट द लॉ, क्योंकि लॉ की नज़र में जो है सब बराबर होते हैं। और अगर हम इसमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स से भी पहले क्या है, कुछ ऐसे, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जिन्होंने सबसे पहले राइट्स की मांग की थी, अपने अधिकार की मांग की थी। उसी तरीके से हमें पता है कि 1929 में जो है, जब स्वराज की घोषणा की थी, तो उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें आपको इंडिपेंडेंस में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। उससे पहले कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बार बार ब्रिटिश पे ये प्रेशर बना रहे थे कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जो इंडिया को गवर्न करे। तो पता है ब्रिटिशर्स का क्या कहना था कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज में बटी हुई है। तो हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं,
so that it will applicable to all this. तो ये तो बाद में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में जो है, तो बाद में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट के बाद तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया। ये रिपोर्ट पता है क्या है, इन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया, देखो ऐसे ड्राफ्ट ये है हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आप नहीं बना सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम तो बना सकते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अच्छा, इसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पता है उन्होंने राइट्स भी मेंशन किए थे, जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ से भी हमें कुछ हमें ट्रेसेस देखने मिलते हैं। फिर हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी देखने मिलते हैं, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स। अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स 1791, यहाँ से भी हमें देखने मिलते हैं फंडामेंटल राइट के कुछ ट्रेसेस। इसी तरीके से हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी देखने मिलते हैं। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स आए, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी वाले जो कंसेप्ट आए, वो सारे के सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसका डिबेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ से भी हमें वहाँ से भी हमें जो है इसके ट्रेसेस देखने मिलते हैं। फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो है 7 फंडामेंटल 7 फंडामेंटल राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979, 1978। तो अभी इसके इसमें क्या हुआ था कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978, इसमें एक फंडामेंटल राइट को हटा गया था। तो अभी फिलहाल जो है हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट। पहला, अच्छा ये 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें, उसमें आता है राइट टू इक्वलिटी, जो शुरू होता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। फिर दूसरा राइट टू फ्रीडम, दिस इज आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। फिर तीसरा जो है वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आर्टिकल 23 और 24। चौथा, अभी सिर्फ लिख लो, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल
25 लेके 28 तक। फिर उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29, 30। और फिर लास्ट हमारा है 6, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 2। तो ये जो 6 टोटल राइट हैं, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, फिर उसके बाद फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, फिर एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एजुकेशन राइट, फिर उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अच्छा, एक बार हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि बिफोर बिफोर एंटरिंग टू एक एक आर्टिकल पढ़ने से पहले हम फंडामेंटल राइट का नेचर समझते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका नेचर कैसा है। या फिर आप फीचर भी लिख सकते हो, फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को मैं FR लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहला फीचर है या फिर नेचर है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। क्या मतलब हुआ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि आप उसको, फंडामेंटल राइट को ऐसा नहीं है कि आपके आपके पास राइट है तो आप कुछ भी करो। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, हमारे फंडामेंटल राइट में आपके पास एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अंडर आर्टिकल 19, राइट। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जाके बोलो। अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं, अगर आप वहाँ पे खड़े होकर, अगर आप किसी मॉल में आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं किसी मॉल में जाके आपने वहाँ पे चिल्ला दी बॉम्ब, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें कर दी, तो ये आपका, आपके पास है, आपके पास बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो। आप, यू हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, तो आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं आपको अभी लाइव एग्जाम बताता हूँ मैं, जैसे एक बार हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 19। आप लोग एक बार आर्टिकल 19 ये देखिए, ये जो हमारा फ्रीडम वाला जो है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, बट दिस इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। अब ये सब मत पढ़िए, डायरेक्ट आ जाइए अब यहाँ पे क्लॉज, यहाँ पे क्लॉज 2 पे, क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 2 में देखिए, क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन क्लॉज 1। क्लॉज ये हमारा गया ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नथिंग इन क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state prevent the state मेकिंग एनी लॉ। मतलब गवर्नमेंट के पास फंडामेंटल राइट ये नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। सो फॉर सच लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट ऑन एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट, सब क्लॉज इन द इंस्टेंस ऑफ सोवेरेनिटी and integrity of India,
security of India, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपनी स्पीच से, डिसेंसी, मोरालिटी, आप यहाँ पे कुछ भी आप नहीं बोल सकते। इन रिलेशन टू इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास फंडामेंटल ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है। दिस शुड बी द रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये तभी तो हम देखते हैं कि जो सेडिशन वगैरह के चार्जेस लगते हैं वो इसी के थ्रू तो लगते हैं कि मतलब आप किसी पब्लिक प्लेस पे इफ़ यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द इंडिया, इफ़ यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, आप कुछ ऐसे चीज़ें बोलते हैं विच आर अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप जुडिशरी को डिफेम करते हैं, आप किसी पब्लिक पर्सन को डिफेम करते हैं, किसी पब्लिक की इंटीग्रिटी को डिफेम करते हैं, तो दीज आर there should be always a restriction. So fundamental right always give the right, but with some extent there with some extent you have also a restriction. I hope you understand the first point. Second, they are justiciable. They are justiciable. Justiciable का मतलब क्या हो गया? दे आर जस्टिसेबल, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सारे राइट्स हैं, अगर अगर मान लो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, पता है आपके पास, you have a right, you can directly go to the Supreme Court. You can directly go to the Supreme Court. This is such a powerful or the fundamental right that you have. मतलब सी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। जनरली क्या होता है कि मोस्टली बिफोर, अगर आप मान लो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जनरली क्या होता है, बिकॉज सी सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी मोर देन 80,000 केसेस पेंडिंग हैं, वो आपके वायलेशन के, तो जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलते हैं कि भैया पहले आप हाई कोर्ट चले जाइए, वी ऑलरेडी हैव द 80,000 cases, we are already so much involved in in this litigation, just go to the high court. If you're not getting justice from the high court, then you can come to, but आपके पास ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट की, लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट में जो है ये रिकमेंडेशन देते हैं वहाँ के जजेस, वहाँ के लिए, कि आप हाई कोर्ट ही चले जाइए। लेकिन सी अब आप ये क्वेश्चन आप ये भी पूछोगे कि सर वहाँ वहाँ पे तो 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसको कौन ही देखेगा, वो तो इग्नोर ही हो जाएगा ना। नहीं, यस ये चीज़ नहीं है। अगर अगर मान लो किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को दी जाएगी। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब जब जुडिशरी अपना काम करेगी, जब स्टार्ट होगा इन द मॉर्निंग सेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी दे विल गिव ऑफ द फंडामेंटल वायलेशन केसेस। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि इसकी प्रायोरिटी नहीं है, नहीं है प्रायोरिटी, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। सो दीज ऑल आर फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट। नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं इसमें। अगला जो फीचर है, मोस्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट ऑपरेट अगेंस्ट
vertically vertically but some operate against horizontally। क्या मतलब हुआ देखो, इसमें इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपके फंडामेंटल राइट है वो वर्टिकली ऑपरेट करता है। वर्टिकली का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, दीज आर ऑपरेट वर्टिकली, मतलब कि ऊपर कौन है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सेंटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देयर आर so many rights which are directly talking to which are vertically operate। for example अगर मैं बात करूं, just look at the fundamental right that there are so many article which are only direction to the state should be, state should not do that, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, स्टेट को ये करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये राइट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सी इक्वलिटी बिफोर लॉ, स्टेट fundamental right is directly talking to the government, directly talking to the state, not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Right? State shall not discriminate against any citizens ground of the religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे ऐसे आपके फंडामेंटल राइट हैं, वो सारे के सारे सेंटर से बात करते हैं, मतलब स्टेट्स की जो जो गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर में की गवर्नमेंट उससे बात करते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को आप लोगों के जो सिटीजन्स के उसको वायलेट नहीं कर सकती, उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। बट सम आर ऑपरेट अगेंस्ट हॉरिजॉन्टली ऑल्सो, मतलब ये है कि फंडामेंटल का वायलेशन जो है वो गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, वो भी है, लेकिन एक फंडामेंटल राइट, वन पर्सन का फंडामेंटल राइट कोई दूसरा पर्सन भी नहीं कर सकता वायलेट। तो सम आर वर्टिकली ऑल्सो इट इज ऑपरेटिंग, हॉरिजॉन्टली ऑल्सो इट इज ऑपरेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आर्टिकल है, अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, आर्टिकल 17 देखो, आर्टिकल नंबर 17, abolition of untouchability। untouchability is abolished and is practiced in any form forbidden, the enforcement of untouchability shall be offense। तो ये जो अनटचेबिलिटी है, ये तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, स्टेट भी नहीं कर सकता, बट अगर कोई पर्सन भी है, कोई वो भी अनटचेबिलिटी नहीं परफॉर्म कर सकता। सो इट इज सम फंडामेंटल राइट और ऑपरेटिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो एंड सम आर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट हॉरिजॉन्टली, मतलब वो पर्सन से भी उसको वॉयलेट नहीं कर सकते। फिर अगर हम देखें अगला इसके फीचर्स और नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, fundamental right can be suspended during emergency, during emergency। इमरजेंसी से यहाँ मुराद है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब देखो इमरजेंसी जो है वो तीन तरीके की होती है। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें, एक होती है नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में,
नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से ग्राउंड पे लगती है? वॉर, आर्म रिबेलियन, वॉर, external aggression. On these ground the national emergency can be imposed. फिर एक है हमारे पास इन आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। फिर उसके बाद एक है हमारे पास आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि ये इमरजेंसी हमारे देश में तो कभी लगी ही नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो 120 बार से भी ज़्यादा लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी पीरियड। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चेंज आया। कब आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। उसमें ये बोला गया आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अच्छा, ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है। और ये आर्टिकल 20 है, दिस दिस इज रिलेटेड टू द कन्विक्ट पर्सन इन द पुलिस, और ये मोस्टली रिलेटेड टू द पनिशेबल ऑफेंस और कन्विक्ट पर्सन से रिलेटेड है। उसमें ये बोला गया कि भैया कितने भी बड़ी से बड़ी इमरजेंसी लग जाए, आप ये दो आर्टिकल तो आप ये दो चीज़ तो आप सस्पेंड नहीं कर सकते। भैया आप किसी की ज़िंदगी तो नहीं ले सकते ना, जीने का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना, राइट टू लाइफ तो नहीं छीन सकते ना, चाहे इमरजेंसी लगे चाहे कुछ भी लगे। सो दिस तो बाद में क्या हुआ कि ये दोनों आर्टिकल जो है कभी नहीं सस्पेंड होंगे, चाहे इमरजेंसी लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमारा जो अगला फीचर है, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड, इसको अमेंड किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट जो है उसको चेंज किया जा सकता है, उसके नेचर को चेंज किया जा सकता है, उसको एक्सपांड किया जा सकता है, बट बट उसके उसका जो वैल्यूज है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर प्रिंसिपल हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि आप कोई फंडामेंटल राइट या फिर कोई भी आर्टिकल का अगर आप अमेंड कर रहे हैं तो आप उसको ऐसा मत अमेंड कर दी कि उसका मतलब ही चेंज हो जाए। समझ में आया? क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो फंडा में अगर मैं बात करूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर में जो आपका फंडामेंटल राइट है वो भी आता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो है आपके पास क्या है? राइट टू लाइफ, राइट, राइट टू लाइफ है। बट व्हाट, आप ये लाइफ को आप डिफाइन कैसे करोगे? लाइफ मतलब व्हाट? लाइफ का मतलब क्या? सिर्फ फिजिकली ब्रीदिंग का करना की लाइफ थोड़ी है। क्या सिर्फ सांस ले रहा है इंसान तो उसको आप बोलोगे कि वो तो मतलब दिस इज द राइट टू लाइफ? नो। बाद में क्या हुआ, इसको इतना कोर्ट ने इसको एक्सपांड कर दिया कि पूछो मत। जैसे लाइफ में उन्होंने बोल दिया कि क्लीन वाटर इज ऑल्सो राइट टू लाइफ, में हेल्थ इज ऑल्सो अंडर कम अंडर द राइट टू लाइफ, में अच्छा फूड, गुड इन्वायरमेंट। तो ये जो है एक्सपांड होते गए। तो इसी को हम कहते हैं कि आप क्या, मतलब कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं। जो राइट को आप बढ़ा सकते हो, बहुत सारे
अगर कुछ गवर्नमेंट अच्छी है तो आप उसको और बढ़ाइए ना भाई, देखो हमने आपके राइट्स और बढ़ा दिए। लेकिन उसको कम, जैसे बहुत सारे लोग, कम तो नहीं होता है कि मतलब उसको रिड्यूस तो नहीं होता, वो एक्सपांड ही होता जाता है। तो इसीलिए बोला गया इट कैन बी अमेंडमेंट बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। और और फिर इसमें क्या है, हम देखते हैं। फिर इसमें क्या है, सातवां चल रहा था, राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू citizens but also available but it is also available to नॉन सिटीजन्स। मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको ही अवेलेबल नहीं है, या फॉरेन, जो फॉरेनर है या फिर नॉन सिटीजन्स है उनको भी ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है आपका एक आर्टिकल, भाई कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में घूमने आया और आपने उसकी जान ले ली तो उसके फंडामेंटल राइट का क्या? वो भी तो एक इंसान ही है, वो भी तो एक पर्सन ही है। जैसे मान लो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। जस्ट लुक एट आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, नो पर्सन, देखो यहाँ पे सिटीजन्स नहीं लिखा है, यहाँ पे पर्सन लिखा है। पर्सन मतलब इंसान, मतलब कोई भी हो, चाहे भारतीय हो या फिर इंडियन हो, नॉन इंडियन हो, सिटीजन हो, कुछ भी नहीं, तो ये पर्सन पे अप्लीकेबल होता है। तो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल ऐसे हैं जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। और यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अच्छा, इसमें और क्या है, एक आठवां, some fundamental, most of the fundamental right are self executory, some are non self executory। नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, इसका क्या मतलब हुआ? नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब हो गया कि फंडामेंटल राइट, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो अपने आप अप्लाई हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल लॉ की जरूरत पड़ेगी जो पार्लियामेंट बनाएगी। क्योंकि क्या है, पार्लियामेंट बनाएगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। ये क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसी फंडामेंटल राइट के क्लॉज 2 में आपको रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी बताया है, बराबर। अच्छा, एक बार जरा हम देखते हैं आर्टिकल 19, फिर से देखते हैं। ये है हमारा आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका जो क्लॉज 2 है वो एक बार फिर से पढ़ो। इसमें क्या बोला गया है?
nothing shall affect the operation of any existing law, prevent the state from making any law, so far impose the reasonable action on the exercise of the right conferred by the clause in the state security relation with the foreign state public order defense in relation to the contempt of court। तो यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेट मेकिंग एनी लॉ, मतलब ये है कि स्टेट भी इससे रिलेटेड लॉ बना सकता है टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट, टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेम उसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने एक हमारे पास है एक आर्टिकल 21A, इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन। देखो ये जो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था, इसको 2000 में इसको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये इम्प्लीमेंट पता है कब हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हमारा 2009 में, to proper implement this fundamental right। और ना उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक है हमारे पास आर्टिकल 17 जो बात करता है अनटचेबिलिटी की। देखो अनटचेबिलिटी तो पनिशेबल क्राइम है, ऑफेंस क्राइम है, लेकिन इस जैसे अगर कोई 1951 में अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता है और वो पुलिस स्टेशन जाके बोलता है कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी परफॉर्म की गई है, तो पुलिस क्या बोलेगी मालूम है, भाई मैं कैसे मालूम, मेरे पास तो कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, मैं किस क्या ऑफेंस दूं उसको, किस बुनियाद पे मैं उसको अरेस्ट करूं, कोई रूल तो बताओ, कोई लॉ ही नहीं है, मतलब उसको क्या सजा दूं। तो पता है फिर उसके बाद ये तो हमें 1951 में ही मिल गया था, लेकिन जो एक्ट आया वो 1955 में आया, 1951 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। बाद में इसमें सारे रूल्स और लॉ वगैरह सब इसमें ही डिफाइन किए गए। जैसे कि अगर मैं इसमें देखोगे आप, आर्टिकल 17 का है, यह है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो अनटचेबिलिटी इज abolished in practice, forbidden the information or disability arising the untouchability shall be punishable in accordance with the law, with द लॉ। लॉ कहाँ है, लॉ तो है ही नहीं ना, लॉ तो 1955 में आया अनटचेबिलिटी अनफॉर। तो ये आपको फीचर समझ में आया कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल ऐसे राइट हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी स्टेट का लॉ चाहिए, मतलब इट इज द अटैचमेंट टू द फंडामेंटल राइट। टू प्रॉपर इम्प्लीमेंट दैट फंडामेंटल राइट देयर इज अ नीड which are taken, there is a help taken by the law made by the parliament। आई होप आपको ये फीचर्स जो है समझ में आया होगा। तो इस तो आई होप आपको फंडामेंटल राइट क्या होता है वो समझ में आया, उसका नेचर और फीचर्स क्या है वो समझ में आया। तो हम आगे के वीडियो में हम डिस्कस एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आपको इस पूरे यूट्यूब चैनल पे दिखने वाले हैं। थैंक यू।